हम लोग इस वीडियो में साइंस यानी कि विज्ञान के प्रैक्टिस सेट संख्या 2 को देखेंगे। आपको इस प्रैक्टिस सेट में फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान तीनों सब्जेक्ट से आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। टोटल आपको इस प्रैक्टिस सेट में 40 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आप लोग एक एक क्वेश्चन का ध्यान से जवाब दीजिएगा, एक एक क्वेश्चन का आप लोग आंसर देते चलिएगा और साथ साथ आपको हम सभी प्रश्न का उत्तर भी बताते चलेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बारी बारी से एक एक प्रश्न को हम आपको बताते हैं कि कौन से प्रश्न का क्या उत्तर सही होगा। और आपको हम बता दें कि आपको इस वीडियो में जितने सारे भी प्रश्न आपको हम बताएंगे, जितने सारे भी क्वेश्चन बताएंगे, सारे क्वेश्चन एग्जाम के व्यू से बहुत अधिक इंपॉर्टेंट होगा। तो इसलिए आप पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, जिससे कि एग्जाम में आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूट पाए। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आगे के भी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा के स्रोत हैं। ठीक है, सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा के स्रोत हैं। ऑप्शन ए है नाभिकीय संलयन, कि बी है नाभिकीय विखंडन, कि सी है दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। तो पहला का सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो पहला का ए नंबर ऑप्शन सही होगा कि सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। इसलिए पहला का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है। ठीक है, इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है। यह वाला क्वेश्चन बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है। तो बताइए यहाँ पर चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा जो सूत्र है वह दर्पण का सूत्र है। तो दूसरा का सही आंसर कौन होगा? तो दूसरा का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि आप सभी लोग दर्पण का सूत्र जानते होंगे कि दर्पण का सूत्र होता है 1/v + 1/u = 1/f। इसलिए दूसरा का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब तीसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है टिंडल का प्रभाव देखा जा सकता है। ठीक है, टिंडल का प्रभाव देखा जा सकता है जंगल में, कि बाजार में, कि खेतों में, कि इनमें से सभी जगह पर। तो तीसरा का सही आंसर इनमें से कौन सा होगा? तो 3 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि टिंडल के प्रभाव को जंगल में देखा जा सकता है। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। चलिए अब चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, तारों के टिमटिमाने की व्याख्या है जो वह कौन से सिद्धांत पर आधारित है? अपवर्तन के सिद्धांत पर, कि बी ऑप्शन है प्रकीर्णन के सिद्धांत पर, कि सी है वर्ण विक्षेपण के सिद्धांत पर, कि डी है इनमें से कोई नहीं। तो चौथा का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो 4 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा कि तारों के टिमटिमाने की जो व्याख्या है वह अपवर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। इसलिए 4 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन है सामान्य नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। ठीक है, सामान्य नेत्र जो मानव नेत्र होता है उसके रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब जो होता है वह कैसा होता है? आभासी और सीधा होता है, कि वास्तविक और सीधा होता है, कि वास्तविक और उल्टा होता है, कि आभासी और उल्टा होता है। तो पांचवा का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो 5 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। सामान्य नेत्र के रेटिना पर बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वह वास्तविक और उल्टा होता है। इसलिए 5 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब छठा नंबर क्वेश्चन है कि किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम्ब आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो विद्युत धारा का मान क्या होगा? ठीक है, कोई बल्ब है जिससे 1 मिनट में 120 कूलम्ब आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो उसके विद्युत धारा का मान पूछा जा रहा है। ऑप्शन है 1 एम्पियर, बी ऑप्शन है 2 एम्पियर, सी ऑप्शन है 3 एम्पियर और डी ऑप्शन है 4 एम्पियर। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो छठा का बी नंबर ऑप्शन सही होगा कि यदि किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम्ब आवेश प्रवाहित होता है तो विद्युत धारा का मान 2 एम्पियर हो जाएगा। इसलिए छठा का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन है किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है। ठीक है, वह कौन सा उपकरण है जिसमें धन यानी कि प्लस और माइनस का चिन्ह नहीं होता है? ऑप्शन ए है अमीटर, बी है वोल्ट मीटर, सी है कुंडली और डी है विद्युत सेल में। तो 7वां का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो 7 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि कुंडली में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है, यानी कि प्लस और माइनस का साइन नहीं होता है।
चलिए अब 8वां नंबर क्वेश्चन है कि लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होगा। ठीक है, लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होगा। ऑप्शन ए है कि बहुत अधिक होगा, कि बी है बहुत कम होगा, कि सी है 3 एम्पियर होगा, कि डी है 4 एम्पियर होगा। तो 8वां का सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो 8 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक होगा, इसलिए 8 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन है विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज किसने की? ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज किसने की? तो 9 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए है फैराडे ने की, कि बी है मैक्सवेल ने, कि सी है एम्पियर ने, कि डी है फ्लेमिंग ने। तो 9 का सही आंसर इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो 9 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा कि विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज फैराडे ने की, इसलिए 9 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक उत्तल लेंस होता है। ठीक है, उत्तल लेंस कैसा होता है? सभी जगह समान मोटाई का होता है, कि बीच की अपेक्षा किनारों का भाग मोटा होता है, कि किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, कि इनमें से कोई नहीं। तो 10वां का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 10 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि एक उत्तल लेंस होता है जो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। देखिए उत्तल लेंस का फिगर हम आपको बताए थे, कुछ इस प्रकार से बनता है जिसमें किनारों का भाग पतला होता है और बीच का भाग यहाँ पर मोटा होता है। तो 10 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि एक उत्तल लेंस किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है कि अवतल लेंस का आवर्धन, आवर्धन को एम के द्वारा सूचित किया जाता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है, मतलब कि आवर्धन का सूत्र क्या होता है? ऑप्शन ए है यू बटा भी होता है, कि बी है यू भी होता है, कि सी है यू प्लस भी होता है, कि डी है भी बटा यू होता है। तो 11 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो 11 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, एम बराबर भी बटा यू होता है। हम आपको ऑलरेडी यह वाला फॉर्मूला बता चुके हैं। तो अवतल लेंस का आवर्धन बराबर क्या हो जाएगा? एम बराबर भी बटा यू। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। ठीक है, यानी कि एफ और सी के बीच क्या संबंध होता है? ऑप्शन ए है आर बराबर 2 बटा एफ, कि बी है एफ बराबर आर, कि सी है एफ बराबर 2 बटा आर, कि डी है आर बराबर एफ बटा 2। तो 12 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो 12 का आर बराबर 2f हो जाएगा। ठीक है, आर बराबर 2f। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब 13 नंबर क्वेश्चन है कि मानव नेत्र में, ठीक है, मानव नेत्र में ऑप्शन ए है किसी प्रकार का लेंस नहीं होता, बी है अवतल लेंस होता है, सी है उत्तल लेंस होता है और डी है अवतल दर्पण होता है। तो 13 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है, इसलिए 13 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि उत्तल लेंस होता है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है कि मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनाता है? ठीक है, मानव नेत्र में जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह कहाँ पर बनता है? ऑप्शन ए है कॉर्निया पर, बी है आइरिस पर, सी है रेटिना पर और डी है पुतली पर। तो बताइए मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? तो 14 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि मानव नेत्र में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, इसलिए 14 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है। ठीक है, विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है। ऑप्शन ए है विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, कि प्रेरित विद्युत पर, कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, कि प्रेरित चुंबकत्व पर। तो 15 का सही ऑप्शन इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो 15 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि विद्युत जनित्र का जो सिद्धांत होता है वह विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित होता है, इसलिए 15 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? ठीक है, बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। ऑप्शन ए है लकड़ी, बी है गोबर गैस, सी है नाभिकीय ऊर्जा और डी है कोयला। तो बताइए 16 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो 16 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि निम्न में से बायोगैस ईंधन का स्रोत नाभिकीय ऊर्जा नहीं है। तो 16 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। इनमें से कौन सा ऑप्शन जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है? ऑप्शन ए हो जाएगा कोयला,
बी हो जाएगा लकड़ी, सी हो जाएगा गोबर गैस और डी इनमें से सभी। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो देखिए, हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि कोयला और पेट्रोलियम जो होता है वह जीवाश्म ईंधन का उदाहरण होता है, इसलिए 17 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि कोयला जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है, एथेनोइक अम्ल को सामान्यतः क्या कहा जाता है? ठीक है, एथेनोइक अम्ल को सामान्यतः क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है सिट्रिक अम्ल, कि बी है एसिटिक अम्ल, कि सी है बेंजोइक अम्ल, कि डी है टार्ट्रिक अम्ल। तो 18 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो 18 का जो सही आंसर हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा, एसिटिक अम्ल। ठीक है, एसिटिक अम्ल और एथेनोइक अम्ल दोनों का नाम सेम ही होता है, मतलब कि एथेनोइक अम्ल को ही एसिटिक अम्ल बोला जाता है, इसलिए 18 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संगीत प्रणाली में संगीत के कितने सुर होते हैं? ठीक है, भारतीय संगीत प्रणाली में संगीत के कितने सुर होते हैं? ऑप्शन ए है 5, बी है 6, सी है 7 और डी है 8। तो 19 का सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो इसका सी नंबर सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कि भारतीय संगीत प्रणाली में संगीत के 7 सुर होते हैं, इसलिए 19 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन है, वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने में उपचयन की गति हो जाती है। मतलब जो वायुरोधी बर्तन होता है उसमें खाद्य सामग्री यानी कि खाने वाला कुछ सामान रखते हैं, तो जो उपचयन की गति है वह क्या हो जाता है? ऑप्शन ए है कि धीमी हो जाती है, बी है कि तेज हो जाती है, कि सी है बराबर और डी है अति तेज यानी कि बहुत अधिक तेज हो जाता है। तो बताइए 20 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो 20 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा कि वायुरोधी बर्तन में यदि हम लोग खाद्य सामग्री रखते हैं तो उसमें उपचयन की जो गति है वह धीमी हो जाती है, इसलिए 20 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 21वां नंबर क्वेश्चन है, नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है? ठीक है, कहने का मतलब कि 2Cu + O2 इसलिए हो गया 2CuO। तो बताइए इनमें से कौन सा यह जो अभिक्रिया है इनमें से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है कि इस समीकरण में कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है, कि इसमें कॉपर का अवकरण हो रहा है, कि कॉपर का नाइट्रेशन हो रहा है, कि ए और बी दोनों। तो 21 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो देखिए यह जो अभिक्रिया है, यह जो समीकरण है 2Cu + O2, तो 2Cu बन गया, इसमें कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है, इसलिए 21 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि कॉपर का ऑक्सीकरण। 22वां नंबर क्वेश्चन है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है? सिल्वर क्लोराइड यानी कि AgCl। ध्यान रखिएगा, सिल्वर क्लोराइड का मतलब होता है AgCl। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है? श्वेत यानी कि उजला होता है, कि पीला होता है, कि हरा होता है, कि काला होता है। तो 22 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, सिल्वर क्लोराइड का जो रंग होता है वह सफ़ेद होता है, उजला होता है, इसलिए ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा श्वेत। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ पर आपको एक समीकरण दिया हुआ है, तो समीकरण क्या है? CaCO3, और जब इसको उष्मा देते हैं यानी कि इसको गर्म करते हैं तो हमको मिलता है CaO + CO2। देखिए यहाँ पर CaCO3 जो सॉलिड है यानी कि ठोस रूप में है, ठीक है, तो इस ठोस को यदि हम लोग गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा? CaO बनेगा, प्लस में CO2 गैस मुक्त होता है। तो कह रहा है कि यह किस प्रकार का समीकरण है? ऑप्शन ए है वियोजन, बी है संयोजन, सी है उभयगामी और डी है प्रतिस्थापन। तो बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, CaCO3 को यदि हम लोग गर्म करेंगे तो उससे CaO प्लस में CO2 गैस जो मुक्त होता है वह एक वियोजन अभिक्रिया है। ठीक है, तो इसका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि यह जो समीकरण दिया हुआ है यह एक वियोजन अभिक्रिया है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है कि किसी लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? ठीक है, किसी लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? ऑप्शन ए है FeO, बी है Fe2O3, सी है Fe3O4 और डी है FeS। तो बताइए 24 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो देखिए किसी लाल तप्त आयरन पर यदि हम लोग जलवाष्प प्रवाहित करेंगे तो उससे जो यौगिक प्राप्त होगा वह होगा Fe3O4, यानी कि 24 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा।
चलिए 25वां नंबर क्वेश्चन है कि हमारे शरीर में पीएच कितने परास के बीच कार्य करता है। जो हमारे शरीर का जो पीएच मान होता है वह कितने परास के बीच कार्य करता है। 6.0 से 6.8 यानी कि 6.0 से 6.8, कि 7.0 से 7.8, कि 2.1 से 3.8, कि 5.1 से 5.8। तो 25 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आप सभी लोग इतना तो जानते होंगे कि हमारे शरीर का पीएच मान 7 होता है या फिर 7 से अधिक होता है। तो इसका जो हो जाएगा सही आंसर वह बी हो जाएगा कि हमारे शरीर में जो पीएच है वह 7.0 से 7.8 परास के बीच कार्य करता है। इसलिए 25 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन है कि बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र होता है। ठीक है, बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र इनमें से कौन सा होगा। ऑप्शन ए है Na2CO3, कि बी है CaCO3, कि सी है NaHCO3, कि डी है NaNO3। तो 26 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 26 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा NaHCO3। बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र होता है NaHCO3, ध्यान रखिएगा। अब चलिए 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है। ठीक है, इनमें से कौन, यानी कि 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, इनमें से कौन है जो आयनिक यौगिक है। तो 27 का ऑप्शन ए है CH4, बी है CO2, सी है CaCl2 और डी है NH3। तो 27 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, इनमें से CaCl2 जो है वह आयनिक यौगिक है। तो 27 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब 28वां नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। ठीक है, निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। ऑप्शन ए है तांबा, बी है गोल्ड, सी है जिंक और डी है पोटासियम। तो 28 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 28 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, गोल्ड, यानी कि जो सोना है वह ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। तो 28 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन है, शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। पिछले सेट वाले में यानी कि प्रैक्टिस सेट संख्या 1 में भी हम आपको यह क्वेश्चन बताए थे कि शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है 22 कैरेट में, कि 24 कैरेट में, कि 20 कैरेट में, कि 12 कैरेट में। तो देखिए 29 का जो सही आंसर हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा कि शुद्ध सोना को 24 कैरेट में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, जो शुद्ध सोना होता है उसे 24 कैरेट में व्यक्त किया जाता है, लेकिन जब हम लोग सोने के आभूषण बनाते हैं तब वह 22 कैरेट का हो जाता है। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन है कि वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति कितनी है। CO2 कहने का मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस की। तो बताइए वायुमंडल में CO2 गैस यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति कितनी है। ऑप्शन ए है 0.01% यानी कि 0.01%, बी है 0.05%, सी है 0.03%, कि डी नंबर ऑप्शन है 0.02%। तो बताइए 30 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 30 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि वायुमंडल में CO2 गैस की जो मात्रा है वह है 0.03%, यानी कि 30 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब 31 नंबर क्वेश्चन है, सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र होता है। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र क्या होता है। तो देखिए हम आपको बताए थे कि जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है उसका अणुसूत्र होता है H2SO4। ठीक है, H2SO4। लेकिन यदि आपसे सल्फ्यूरस अम्ल का पूछा जाए तो उसका हो जाएगा H2SO3। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल का होता है H2SO4, यानी कि बी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और यदि आपसे सल्फ्यूरस अम्ल पूछा जाए तो वहाँ पर हो जाएगा H2SO3। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तो 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कार्बोक्सिलिक एसिड समूह कौन है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड का जो समूह होता है वह क्या है। CHO होता है, कि COOH होता है, कि CO होता है, कि NH2 होता है। तो 32 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देखिए जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है उसका समूह COOH होता है, यानी कि 32 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या होती है। देखिए यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि ऑक्सीजन के एक अणु में परमाणुओं की संख्या होती है। इसके लिए सबसे पहले आपको ओजोन का अणुसूत्र जानना होगा। देखिए जिस प्रकार से ऑक्सीजन का O2 होता है उसी प्रकार से
ओजोन का O3 होता है। तो देखिए ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के एक अणु में परमाणु की संख्या कितना है, 2 है, लेकिन यदि हम लोग यहाँ पर O3 लिख रहे हैं यानी कि ओजोन लिख रहे हैं तो इसमें क्या हो जाएगा कि ऑक्सीजन के एक अणु में परमाणु की संख्या 3 हो जाएगा। तो इसलिए इसका सही आंसर 33 का सी हो जाएगा कि ऑक्सीजन के एक अणु में परमाणुओं की 3 संख्या होती है। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में कितने आवर्त यानी कि क्षैतिज पंक्तियां कितने होते हैं। ठीक है, आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं या फिर आवर्त सारणी में कितने क्षैतिज पंक्तियां होते हैं। ऑप्शन ए है 5, बी नंबर ऑप्शन है 6, सी है 7 और डी है 4। तो 34 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, आवर्त सारणी में जो क्षैतिज पंक्तियां होती है वह 7 होती है, इसलिए 34 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन बायोलॉजी से है कि नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन में बनता है। ठीक है, यदि नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों का संयोजन होता है तो किस चीज़ का निर्माण होता है, जाइगोट का, कि अंडाणु का, कि शुक्राणु का, कि वीर्य का। तो बताइए 35 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, यदि नर युग्मक और मादा युग्मक का संयोजन होता है तो उससे जाइगोट का निर्माण होता है। 35 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किसी जीव की जीनी संरचना कहलाता है। ठीक है, कोई भी जीव यदि है तो उसकी जीनी संरचना क्या कहलाता है, लक्षण प्रारूप या फिर फेनोटाइप कहलाता है, कि जीन प्रारूप या जीनोटाइप कहलाता है, कि आनुवांशिकी कहलाता है, कि विभिन्नता कहलाता है। तो 36 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, किसी जीव की जो जीनी संरचना होती है या फिर उसको जीन बोला जाता है उसको जीन प्रारूप या फिर जीनोटाइप बोलते हैं। तो 36 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है कि मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र में तृतीय उपभोक्ता है। ठीक है, मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में तृतीय उपभोक्ता कौन है, हरा पौधा है, कि मेंढक है, कि ग्रास हॉपर है, कि डी हो जाएगा सर्प यानी कि सांप। तो 37 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, मैदानिक पारिस्थितिकी तंत्र में जो तृतीय उपभोक्ता है वह सांप है यानी कि सर्प, इसलिए 37 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब 38 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग बताइए। रक्त में यदि आयरन की कमी हो जाती है तो उससे कौन सा रोग होता है, टीबी होता है, कि मधुमेह होता है, कि एनीमिया होता है, कि उच्च रक्तचाप यानी कि हाई ब्लड प्रेशर जिसको बोलते हैं, और लो ब्लड प्रेशर को हिंदी में बोलते हैं निम्न रक्तचाप। तो 38 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आयरन की कमी होने से खून में कौन सा रोग होता है। तो 38 का यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि यदि रक्त में आयरन की कमी होती है तो उससे एनीमिया रोग होता है, इसलिए 38 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब 39 नंबर क्वेश्चन है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है। ठीक है, हम आपको बायोलॉजी वाले चैप्टर में बताए हैं कि कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है, स्वपोषी होती है, कि मृतजीवी होती है, कि समभोजी होती है, कि इनमें से कोई नहीं। तो 39 का सही ऑप्शन हो जाएगा कि कवक में पोषण की मृतजीवी पोषण होती है। मृतजीवी कहने का मतलब हम आपको बताए थे कि वैसा जीव जो सड़े गले, ठीक है, जो सड़े गले जीव से अपना पोषण प्राप्त करते हैं उसे मृतजीवी कहते हैं। जैसे उसमें हम आपको बताए थे कवक के बारे में। तो देखिए 39 का यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब सबसे लास्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 40 कि ऑक्जिन है। ठीक है, ऑक्जिन क्या है, बसा है, कि एंजाइम है, कि हार्मोन है, कि कार्बोहाइड्रेट है। तो 40 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि ऑक्जिन एक प्रकार का हार्मोन है। तो 40 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि ऑक्जिन एक प्रकार का हार्मोन है। तो यही कुल 40 क्वेश्चन थे जो आपको प्रैक्टिस सेट संख्या 2 में था, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। इस प्रैक्टिस सेट में हम आपको जितने सारे भी क्वेश्चन बताए, सारे क्वेश्चन बहुत अधिक इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए आप एक एक क्वेश्चन को ध्यान से याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ताकि आपसे एग्जाम में एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन न छूटे। सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो चलिए फिलहाल हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। कम से कम अपना एक कमेंट नीचे ज़रूर दीजिए। उसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अगर समझ में आया हो, तो आप इसे लाइक भी ज़रूर करिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए, और जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करके
बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आगे के भी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए फिर मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।